जीते हैं तो जिंदा है ना। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक भावनात्मक कहानी जो इंसानियत, ममता और आत्मसम्मान की गहराइयों को छूती है। यह कहानी है फिल्म अमर प्रेम 1972 की, जिसका निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने, संगीत से सजाया था महान संगीतकार R.D. बर्मन ने और गीतों को शब्दों में पिरोया था आनंद बख्शी ने। इस फिल्म में भावनाओं को जीवंत किया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, विनोद मेहरा, मदन पुरी, ओम प्रकाश और लीला मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकारों ने। एक ऐसी कहानी जो समाज के कटु सत्य को उजागर करती है, जहां एक स्त्री अपनी ममता और सहनशीलता से टूटे हुए जीवन को फिर से संवारती है। तो आइए शुरू करते हैं अमर प्रेम की कहानी। पुष्पा यानी शर्मिला टैगोर के कोई संतान नहीं होती। इसी कारण उसका पति दूसरी शादी कर लेता है और उसे घर छोड़ने को कहता है। जब पुष्पा घर छोड़ने से इनकार करती है तो उसका पति और उसकी नई पत्नी उस पर जुल्म करने लगते हैं। दुखी होकर पुष्पा अपने मायके लौट आती है। माँ जब कारण पूछती है तो वह बताती है कि सिर्फ संतान न होने की वजह से उसका पति दूसरी शादी कर बैठा और उसे घर से निकाल दिया। जब वह नहीं निकली तो उसके पति ने उसे पीटा और जली हुई लकड़ी से मारा, जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गए। नेपाल यानी मदनपुरी और महेश यानी सुजीत कुमार जो पुष्पा की माँ के घर के पास रहते हैं। एक दिन जब पुष्पा महेश के घर काम मांगने जाती है तो नेपाल उसे देख लेता है। वह कहता है कि कोलकाता में उसकी एक जान पहचान वाले मालिक से बात करके वह आपको नौकरी दिलाने का वादा करता है। ससुराल से वापस गांव आ जाने के कारण गांव के कुछ लोग पुष्पा को गलत नजरों से देखते हैं, मगर जब उसकी माँ को समाज के तानों का डर सताता है तो वह भी पुष्पा को घर से निकाल देती है। दुखी होकर पुष्पा आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन तभी नेपाल चाचा आकर उसे बचा लेते हैं। वह कहते हैं, मैं आपको कोलकाता में काम दिला दूंगा। लेकिन नेपाल चाचा उसे कोलकाता ले जाकर एक नाचने गाने वाले के कोठे पर बेच देते हैं। वहीं एक दिन एक रिक्शे वाला आनंद यानी राजेश खन्ना को कोठे पर ले जाता है। आनंद हैरानी से कहता है, कहाँ ले आए हो मुझे? और फिर वह जाने लगता है। तभी एक गाने की आवाज सुनकर रुक जाता है और उसी कोठे की मालकिन मौसी यानी लीला मिश्रा के पास पहुंचता है। रैना बीती जाए, रैना बीती जाए। यह गीत पुष्पा गा रही होती है। गीत सुनने के बाद आनंद कहता है, तुमने इस कमरे को मंदिर बना दिया। और फिर कहता है, तुम्हारे गले का दर्द किसी के भी दर्द को मिटा सकता है। आनंद एक दुखी और लाचार आदमी है। अपनी पत्नी से दुखी होकर वह एक निराश जीवन जी रहा है, इसलिए अपना समय शराब पीकर बिताता है। उसकी पत्नी हमेशा क्लब और कॉकटेल पार्टियों में व्यस्त रहती है और हर रात 2 बजे के बाद ही घर लौटती है। गांव से महेश यानी सुजीत कुमार नौकरी की तलाश में कोलकाता आता है। बारिश के कारण वह एक घर के बाहर खड़ा होता है। तभी पुष्पा उसे देखती है और अंदर ले जाती है। जब महेश जाने लगता है तो पुष्पा उसे 100 रुपए अपनी माँ को देने के लिए देती है और बताती है कि वह हर महीने नेपाल चाचा के हाथों पैसे भेजती रही है अपने माँ के लिए। महेश कहता है, अब इन पैसों की कोई जरूरत नहीं, आपकी माँ को गुजरे 1 साल हो चुका है। यह सुनकर पुष्पा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ आनंद बाबू आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता। आई हेट टीयर्स पुष्पा। इसके बाद आनंद पुष्पा का मन बहलाने के लिए उसे बाहर ले जाता है और एक नाव में बैठकर एक मधुर गीत गाता है। चिंगारी कोई बढ़ के तो सावन उसे बुझाए। चिंगारी कोई भड़के। गांव में परिवार के साथ पुष्पा के घर के करीब रहने वाला महेश अब शहर में भी पुष्पा के पड़ोस में ही रहने लगता है। नए पड़ोसी के बेटे नंदू को घर पर कोई प्यार नहीं मिलता, क्योंकि उसके पिता हर समय काम पर रहते हैं और उसकी सौतेली माँ उसकी परवाह नहीं करती। नंदू के पिता को पुष्पा की नई जिंदगी के बारे में पता चलता है और वह उसे अपने और अपने परिवार से बातचीत करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि जब पुष्पा को पता चलता है कि नंदू के साथ घर में बुरा व्यवहार किया जाता है और वह अक्सर भूखा रहता है, तो वह उसे अपना बेटा मानने लगती है। नंदू भी पुष्पा से प्यार करने लगता है और उसे अपनी माँ मानने लगता है। वह हर रोज उससे मिलने जाता है और आनंद बाबू से भी मिलता है। आनंद को अपनी पत्नी के रहते हुए भी प्यार
प्यार और अपनापन नहीं मिलता। वह अपनी तुलना नंदू से करता है। जैसे नंदू को अपने घर में स्नेह नहीं मिलता और वह प्यार पाने के लिए पुष्पा आंटी के पास चला आता है, वैसे ही आनंद भी अपने घर में अकेला महसूस करता है और अपने गम को भुलाने के लिए पुष्पा के पास आता रहता है। वह हर रोज पुष्पा और नंदू के लिए कुछ न कुछ खाने को सामान लाता है। एक दिन नंदू की सौतेली माँ उसके हाथ में समोसा देखकर पूछती है तो वह मासूमियत से बताता है कि पुष्पा आंटी ने दिया है। यह सुनकर उसे पुष्पा के घर जाने से मना कर देती है। वह जिस गली में रहती है वह जगह लोगों की नजरों में बदनाम मानी जाती है। लोगों की तिरस्कार भरी बातें सुनकर पुष्पा टूटने लगती है। यह सब देखकर आनंद उसके दर्द को महसूस करता है और उसका मन हल्का करने के लिए एक गीत गाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग। एक दिन एक व्यक्ति आनंद बाबू का साला पुष्पा से मिलने आता है और मांग करता है कि वह आनंद बाबू से कहे कि वह उसके पास आना बंद कर दे। बहुत अनिच्छा से पुष्पा सहमत हो जाती है और जब आनंद बाबू उससे मिलने आता है तो वह उसे वापस भेज देती है। जब आनंद कोठे से वापस जाता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यापारी नटवरलाल यानी ओम प्रकाश से होती है, जो अक्सर कोठे पर आता रहता है। नटवरलाल आनंद को एक दूसरे कोठे पर ले जाता है। जब वह आनंद को उदास देखता है तो पूछता है, क्या हुआ? आनंद दर्द भरी आवाज में एक गीत गाता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। इन लाइन की पंक्तियों को किस तरह गीतकार ने गीत में बांधा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। रात के 2 बजे आनंद अपने घर पहुंचता है। नौकर दरवाजा खोलता है। आनंद पूछता है, तुम सोए नहीं? नौकर जवाब देता है, अब तक मेम साहब आई नहीं है। एक दिन फिर आनंद पुष्पा के घर आ जाता है। पुष्पा को देखकर आनंद कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है, आपने मना किया था आने से। पुष्पा गंभीर होकर पूछती है, फिर क्यों आए हो? आनंद कहता है, ये जानने के लिए कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। पुष्पा शांत स्वर में कहती है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ। आनंद हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये तो दुनिया की कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति ऐसी जगह आए। पुष्पा कहती है, पत्नी का दिल दुखाकर क्या मिलेगा तुम्हें? आनंद जवाब देता है, सुख मिलेगा। जिंदगी में जो थोड़ा बहुत सुख मिला है वो सिर्फ यहाँ आकर ही मिला है। फिर आनंद अपने दुख का सबसे बड़ा कारण बताता है। वह कहता है, मेरी शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है पुष्पा। और वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। जब नंदू को बुखार होता है और उसका इलाज बहुत महंगा होता है, जब पुष्पा को पता चलता है तो वह आनंद बाबू से मदद मांगती है और वह चुपके से इलाज का खर्चा उठाता है और किसी को नहीं बताता। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि वह नंदू की मदद करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है, तो वह जवाब देता है कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते। हालांकि जब नंदू के पिता डॉक्टर से पूछते हैं कि इलाज का खर्च किसने उठाया, तो डॉक्टर कहता है कि उसकी माँ ने उठाया। नंदू का पिता उलझन में पड़ जाता है कि आखिर उसके बेटे का इलाज के पैसे किसने दिए। इस बात की सच्चाई जानने के लिए वह अगले दिन डिस्पेंसरी जाता है और वहां पहुंचकर वह देखता है कि पुष्पा बाहर आ रही है। तब उसे पता चलता है कि नंदू का इलाज पुष्पा ने कराया है। वह चुपचाप उसके पीछे जाता है और उसे रोककर भावुक स्वर में कहता है, मुझे माफ कर देना बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। वह पुष्पा का धन्यवाद करता है और एक साड़ी उसे देता है जो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। वह कहता है, इसे भाई दूज पर एक भाई की ओर से बहन को भेंट समझकर पहन लेना। पुष्पा की आंखें नम हो जाती हैं और वह भावुक होकर साड़ी स्वीकार कर लेती है। जब नंदू पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वह दौड़कर पुष्पा के पास आता है। पुष्पा प्यार से उसके हाथ में एक ताबीज बांधती है और कहती है, इसे बांधे रखना। वह नंदू के लिए कुछ खाने का सामान लाने जाती है। इसी बीच नंदू शरारत से कहीं छुप जाता है। जब पुष्पा आती है तो उसे ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए एक मधुर गीत गाती है, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। पुष्पा को नंदू से गहरा लगाव हो जाता है। नंदू भी उसे बहुत चाहता है और उसे आंटी नहीं माँ जैसा मानता है। जब नंदू कहता है, हम लोग कल गांव जा रहे हैं, तो यह सुनकर पुष्पा का दिल टूट जाता है। वह नंदू को अपनी बेटी की तरह मानती है और उसे बहुत प्यार करती है। अगले दिन जब वे लोग जाने की तैयारी करते हैं तो नंदू का पिता गाड़ी लेने चला जाता है। उसकी माँ नंदू से सख्ती से कहती है, अगर तू अपनी आंटी के पास गया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे कमरे में जाती है, नंदू चुपके से भागकर पुष्पा से मिलने चला जाता है। पुष्पा उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी अचानक उसके पैर में चाकू लग जाता है और खून निकलने लगता है। नंदू अपने घर से दवा लेने जाता है, लेकिन उसकी माँ उसके हाथ में दवा देखकर गुस्से में कहती है, अगर तू फिर से अपनी आंटी के पास गया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। लेकिन वह जाने लगता है तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है।
लेकिन नंदू उसके हाथ पर काटकर वहां से भाग जाता है। वह दौड़कर पुष्पा के पास आता है और अपने नन्हे हाथों से उसके जख्मी पैर पर पट्टी बांधता है। पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह भावुक होकर कहती है, नंदू तू मुझसे इतना प्यार करता है। उसके दिल में नंदू के जाने का गहरा दर्द बैठ जाता है। जब नंदू विदा होने लगता है तो पुष्पा फूट फूट कर रोने लगती है। नंदू जाते जाते एक वादा करता है, मैंने जो हार श्रृंगार का पौधा लगाया था तुम उसकी देखभाल करोगी। पुष्पा आंसू भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर हाँ करती है, लेकिन उसका मन भीतर से टूट चुका होता है। कुछ सालों बाद अचानक आनंद बाबू को पुष्पा मिलती है, जो अब एक नौकरानी के रूप में काम कर रही है। कई साल बाद नंदू यानी विनोद मेहरा बड़ा होकर उसी शहर में तैनात एक सरकारी इंजीनियर बन जाता है। नंदू उस जगह आता है जहाँ पहले पुष्पा रहा करती थी, लेकिन अब वह वहाँ नहीं रहती। वह उसे बहुत ढूंढता है, पड़ोसियों से पूछताछ करता है, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिलता तो मायूस हो जाता है और नंदू अब अपने परिवार के साथ उसी घर के सामने रहने लगता है जहाँ कभी पहले पुष्पा रहा करती थी। वहीं से वह उस हार श्रृंगार के पौधे को देखता है जो उसने कभी अपनी आंटी के लिए लगाया था। अब वह पौधा बड़ा हो चुका है, हरा भरा और खिलता हुआ। उधर पुष्पा अब एक नए घर में नौकरानी का काम कर रही होती है। एक दिन उस घर का मालिक एक बीमार अनाथ आदमी को घर लेकर आता है। जब पुष्पा पानी लेकर उसके पास जाती है तो उसे देखकर चौंक जाती है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पति होता है, जिसने कभी नए संतान होने के कारण उसे घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। बीमार आदमी धीरे से बताता है, मैं देख नहीं सकता। कुछ समय बाद पुष्पा को खबर मिलती है कि उसका बीमार पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह शांत चेहरे से अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, जैसे एक टूटा हुआ रिश्ता अब पूरी तरह समाप्त हो गया। पृष्ठभूमि में एक भावुक गीत बजता है जो उसके अंतर्मन की पीड़ा और अंत की स्वीकृति को दर्शाता है। नंदू का बेटा बीमार हो जाता है और वे उसी डॉक्टर के पास जाता है। इस बीच पुष्पा से मिलने के बाद आनंद बाबू अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने का फैसला करता है और डॉक्टर से मिलता है। और बातचीत के दौरान आनंद बताता है कि पुष्पा को छोड़ने के बाद उसने शराब पीना और वैशाल्य में जाना बंद कर दिया है। वह उसे यह भी बताता है कि वह अब अपनी पत्नी के पार्टी करने के तरीकों के कारण तलाकशुदा यानी अलग हो गया है, लेकिन अंत में शांति से है और अपने दिल में पुष्पा के प्यार और स्नेह से खुश है। वे नंदू के बारे में बात करते हैं और डॉक्टर उन्हें सूचित करता है अब नंदू बड़ा हो चुका है, वह उसी शहर में एक इंजीनियर बन गया है और यहीं रहता है। एक दिन दवा लेने के लिए वह मेडिकल स्टोर पर आता है, तभी उसकी नजर आनंद बाबू पर पड़ती है। उन्हें देखकर नंदू भावुक हो जाता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। नंदू आनंद बाबू से कहता है, मैं अब उस फ्लैट में रहता हूँ जहाँ पुष्पा रहती थी, बिल्कुल उसके सामने, और वही है वह हार श्रृंगार का पौधा जिसे मैंने कभी अपनी आंटी के लिए लगाया था। यह सुनकर आनंद उसे पुष्पा से मिलवाने ले जाता है, जो अब एक घर की नौकरानी का काम कर रही होती है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पुष्पा का मालिक उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। ये सब देखकर आनंद और नंदू का दिल टूट जाता है। वे दोनों इस अपमान को चुपचाप नहीं सहते और पुष्पा के लिए खड़े हो जाते हैं। आखिरकार नंदू आगे बढ़ता है और भावुक स्वर में कहता है, अब आप मेरे साथ चलिए, एक बेटा अपनी माँ को लेने आया है। पुष्पा की आंखें भर आती हैं। आनंद बाबू दूर खड़े यह दृश्य देखकर खुशी के आंसू बहाते हैं। जब तीनों जाने लगते हैं तो पुष्पा पूछती है, आपकी आंखों में आंसू? आनंद हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, आज ये बाहर निकल आए हैं। फिर वे अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने दिल को थामते हुए माँ बेटी की इस जोड़ी को विदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा की एक मार्मिक और दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको अमर प्रेम फिल्म की यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।